जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। और हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज़ चल रही है उसी के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। अभी तक हमने सेल, सेल ऑर्गेनेलीज और दूसरे लेक्चर में डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने एनालिसिस किया कि डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है, उन दोनों के स्ट्रक्चर्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल में एनालाइज किया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डेल्व डीप इनटू आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत कर दी थी। जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हमने पढ़ा था डीएनए के बारे में एंड आरएनए के बारे में। और हमने जहां पर क्लास एंड करी थी वो था सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हमने बात करी थी सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है। ओके, सो वी स्टडीड सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का सेंट्रल डोगमा हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था दैट देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो कि कन्वर्ट होता है किसमें? आरएनए में। और आरएनए कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटीन में। आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर, आप सभी को याद है हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में छोड़ा था सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दैट इज बायोटेक्नोलॉजी में हम जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं उस बायोटेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर यही चीज़ों का एनालाइज करेंगे। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन जो बनता है, यही हमारा बेसिक जो की रहेगा पूरे बायोटेक्नोलॉजी में, वो यही रहेगा। अब हमने देखा था कि डीएनए से आरएनए बनाने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू आरएनए वाज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस था वो था ट्रांसलेशन। डीएनए टू आरएनए वाज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन वाज ट्रांसलेशन। ठीक है, ये चीज हमने बेसिक पढ़ी थी। होप यू ऑल रिमेंबर, आप सभी को ये जो सारी चीजें हैं ये अच्छे से याद हैं। ओके, याद नहीं है देन वॉच द प्रीवियस लेक्चर एंड देन कम टू दिस लेक्चर, बिकॉज जो लास्ट लेक्चर्स होते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में हम ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हमने एक और चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि कोई भी सेल होता है, सपोज दिस इज अ सेल। ओके, इस सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। और ये जो डीएनए है ये क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। किस में होता है? क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, एंड व्हेन देयर इज अ टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर ये जो क्रोमैटिन है ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स, हमने ये चीज पढ़ी थी। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए, और डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। और वहीं ये क्रोमैटिन सेल डिवीजन जब होता है, सेल ग्रोथ के लिए जब डिवाइड होता है, तब ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, जिसमें हमने क्रोमोसोम का डायग्राम भी देखा था। ठीक है, दिस पार्ट, इसको क्या बोलते थे? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस पार्ट को क्या बोला जाता था। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पर ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने लगता है। होप यू ऑल रिमेंबर। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट दिस क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम होता है,
हमने देखा था कि क्रोमैटिन में, डीएनए में, क्रोमोसोम्स में जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल मेरी आंखों का कलर ब्राउन है, वो इसमें कैरेक्टराइज जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो इस क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होगी। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये की कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइनिंग एलिमेंट्स। तो हर स्पीशी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशी, ठीक है, ऑफ स्पीशीज लिख लेते हैं। जो भी स्पीशीज हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्रोमोसोम्स में स्टोर होती है। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये कुछ नंबर, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। पहला पॉइंट, एग्जिस्ट्स इन पेयर्स। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जोड़ों में एग्जिस्ट करते हैं। क्रोमोसोम दो होंगे, ठीक है, दो क्रोमोसोम्स एक ही उसमें काउंट होते हैं, तो दे एग्जिस्ट इन पेयर। और हर स्पीशी का एक डिफरेंट क्रोमोसोम होता है। एवरी स्पीशी हैज डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इनमें एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए ह्यूमंस की, इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम का मतलब है देयर आर 23 पेयर्स। कितने पेयर होंगे? 23 पेयर। तो बेसिक क्वेश्चन वन डे एग्जामिनेशन में यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं इन टोटल। एक एक की बात करी जाए तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में हमारी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो यहां पर स्टोर होती है एंड इट गेट्स एक्सप्रेस्ड थ्रू दीज क्रोमोसोम्स। इन्हीं क्रोमोसोम्स के थ्रू वो क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, एक्सप्रेस करती है। तो यहां से जब सेल डिवीजन होता है, ओके, ये क्रोमोसोम्स, इसके बाद एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी कि 26 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स में हैं। तो हम पेयर्स की बात करें तो हमेशा 2n क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं? 2n क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 2n क्रोमोसोम्स। n यहां पर क्या है? 23। तो 23 इंटू 2 इज 46, ठीक है। 23 इंटू 2 इज 46। तो यहां पर पेयर, जब हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो 2n के फॉर्म में ही हम क्रोमोसोम्स को डिपिक्ट कर लेंगे, ठीक है। 23 पेयर्स हैं, 2n, और यहां पर ह्यूमन के केस में n की वैल्यू जो है ये 23 है। इन द केस ऑफ ह्यूमंस दिस वैल्यू ऑफ n इज 23। ये आप याद रखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीशीज की हमेशा इन्हीं फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, 2n की फॉर्म में। इसमें एक जो है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोल सकते हैं, या फिर एक स्पेशल फीचर है जो कि
जब ऑफस्प्रिंग के टर्म्स में रिप्रोडक्शन की बात आती है तब ये 2n की जगह n हो जाता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इसी कंटिन्यूएशन में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करी जाए, अब यहां पर भी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह का से हो सकता है। ठीक है, एक सेल डिवीजन होता है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और एक सेल डिवीजन होता है हमारा किस फॉर्म में, जब रिप्रोडक्शन की बात आती है। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल को टूटना, एक सेल है, वो एक सेल टूटकर दो सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो केसेस में होता है। एक, जब ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा होता है तब सेल डिवीजन होता है, एक सेल टूटकर दो सेल बनते हैं, फिर वो टूटा, वो जो सेल उसमें हुआ वो और स्प्लिट होता जाता है, ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक सेल डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के दौरान, जब व्यक्ति रिप्रोड्यूस करता है और आगे आने वाला ऑफस्प्रिंग जब जन्म लेता है, तब ये रिप्रोडक्शन का जो एंगल है यहां पर भी सामने आ जाता है। जब हम ग्रोथ की बात करेंगे, ग्रोथ की बात में इस सेल डिवीजन को बोला जाता है माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और रिप्रोडक्शन के केस में यह हो जाता है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, these two terms you should remember very well। एक ठीक है, यहां से माइटोसिस होता है और यहां पर मियोसिस कहलाता है। रिप्रोडक्शन के केस में मियोसिस सेल डिवीजन होता है और ग्रोथ के केस में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब माइटोसिस और मियोसिस को समझते हैं क्या है ये दोनों चीजें। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों ही सेल डिवीजन के टाइम पर हो रहे हैं, ये याद रखेंगे। बोथ द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा है, रिप्रोडक्शन के दौरान सेल डिवाइड हो रहा है, उसे बोल रहे हैं मियोसिस। ग्रोथ के टाइम पर जब सेल डिवाइड हो रहा है तब उसे बोल रहे हैं माइटोसिस। याद रखेंगे। अब ये कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये हमारा एक सेल है, दिस इज वन सेल। अब ये सेल ग्रो होगा, ठीक है, ग्रो होने के लिए ये सेल डिवाइड होगा। दिस सेल विल गेट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, यहां से सेल डिवाइड होगा तो यहां से दो डाइप्लॉइड सेल्स बनते हैं, टू डाइप्लॉइड सेल्स। डाइप्लॉइड सेल्स क्या है ये चीज, व्हाट आर दीज डाइप्लॉइड सेल्स? अगर यहां पर जो हमारे क्रोमोसोम्स की संख्या है वो 2n है, तो यहां पर भी 2n होगी और यहां पर भी 2n होगी। सेम अमाउंट का डीएनए दोनों सेल्स में जाएगा। जो अमाउंट का डीएनए यहां पर है वही अमाउंट का डीएनए यहां पर जाएगा, वही अमाउंट का डीएनए यहां पर जाएगा। तो इसके बीच में मतलब यहां पर एक ऐसी प्रोसेस हो रही होगी, ये 2n 4n में कन्वर्ट हो रहा होगा और वो 4n 2n 2n में डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है माइटोसिस। यहां पर टी आ रहा है, ठीक है, हियर इज दिस वर्ड टी कमिंग। टी आ रहा है तो टी से 2 याद रखेंगे, टी से 2, दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हाउ मेनी सेल्स आर डज इट गेटिंग डिवाइडेड? इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। और जब मियोसिस की बात आती है, मियोसिस में यही सेम सेल है, लेकिन यहां पर लेट्स सपोज ये 2n है, 2n के बाद ये 4n होगा, 4n होने के बाद लेकिन ये 2n 2n में डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा n n n n मीन्स
4 cells will be produced. कितने cells produce होंगे यहाँ पर? यहाँ पर होंगे 4 cells का production होगा. How many cells are going to be produced? 4 cells. इन्हें बोलते हैं haploid cells. What do we call them? Haploid cells. We call them haploid cells. तो इन्हें यहाँ लिख सकते हैं 4 haploid cells. माइटोसिस के केस में 2 डाइप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. मियोसिस के केस में 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस थिंग प्लीज अंडरस्टैंड और इसे अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है. अब दूसरा कैटेगराइजेशन, दूसरा एक डिफरेंस है दोनों चीज में. वो क्या डिफरेंस है? अगर हम ह्यूमंस और एनिमल्स की अलग अलग बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस एंड नॉट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स और दूसरी तरफ हम बात करें प्लांट्स की. एक तरफ है हमारे पास एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. एनिमल्स में ह्यूमंस को इंक्लूड कर लीजिए. ठीक है. यहां पर जो बनते हैं डाइप्लॉइड सोमैटिक सेल्स, डाइप्लॉइड सोमैटिक सेल्स बनते हैं एनिमल्स के केस में, और प्लांट्स के केस में बोथ डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल्स. लेकिन एक्सेप्शन, दिस इज ट्रू, बट यहां पर याद रखेंगे रिप्रोडक्शन के दौरान, रिप्रोडक्शन के दौरान हैप्लॉइड सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं. हैप्लॉइड सेल्स ऑल्सो गेट प्रोड्यूस्ड. तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए एनिमल्स प्लांट्स दोनों में डाइप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, हाँ होते हैं. बट डिफरेंस क्या है? ग्रोथ की हम बात करेंगे. ग्रोथ के टर्म्स में एनिमल्स में डाइप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जबकि ग्रोथ में प्लांट्स में डाइप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों बन सकते हैं. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान हैप्लॉइड सेल्स फॉर्मेशन होती है. यहां पर ये चीज याद रखेंगे. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. इसे ढंग से याद रखेंगे. ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, ये जो हमने माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस पढ़ा है, इसको देखते हैं. ये जो मियोसिस होता है ये किस तरह से होता है? तो हम एज यू नो हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. अब इसी रिप्रोडक्शन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं. वन इज मेल एंड अनदर पर्सन इज फीमेल. एक मेल होंगे और एक फीमेल होंगे. मियोसिस में मेल में जब मियोसिस होता है, मेल में जब मियोसिस होता है, और सेम वे जब फीमेल्स में मियोसिस होता है, मेल्स में मियोसिस और फीमेल्स में मियोसिस होता है, दोनों में गमीट्स बनते हैं. क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं. गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन. यहां पर भी गैमीट फॉर्मेशन होगा, यहां पर भी गैमीट फॉर्मेशन होगा, यहां पर भी गैमीट फॉर्मेशन होगा. मियोसिस में याद रखेंगे कितने सेल बन रहे हैं? 2 सेल्स और 4 सेल्स. 4 सेल्स हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं. यहां पर मियोसिस में कितने सेल बन रहे हैं? 4 हैप्लॉइड सेल्स यहां पर बन रहे हैं. अब मेल्स के केस में जो गैमीट फॉर्मेशन होता है, इससे बनता है स्पर्म. ओके. और फीमेल्स के केस में जब मियोसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, यहां से बनता है ओवम, या इसी को बोलते हैं एग. ओके. ओवम एंड एग, ये 2 गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है. यहां से याद रखेंगे. और ये कौन से सेल्स हैं आपके? दीज आर हैप्लॉइड सेल्स. हैप्लॉइड सेल्स, ये आपके हैप्लॉइड सेल्स हैं. दिस स्पर्म एंड ओवम, दे आर हैप्लॉइड सेल्स. रिप्रोडक्शन में मेल्स में मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, स्पर्म बनेगा, जो क्या है? हैप्लॉइड सेल है. मतलब उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है वो n होगी, ना कि 2n. ठीक है. फीमेल्स में मियोसिस होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा, क्या क्या बनेगा? ओवम, एग बनेगा, जो क्या है अपने आप में
हैप्लॉइड सेल है, ठीक है, N, याद रखेंगे ये चीज। नाउ मूविंग अहेड, जब ये स्पर्म और ओवम की बात आती है, ठीक है, स्पर्म एंड इट विल फर्टिलाइज, ठीक है, यहां पर हम फर्टिलाइज लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन ओवम। जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करते हैं आपस में, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। व्हाट डज इट लीड टू द फॉर्मेशन? ये एक सेल बनाता है जिस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट, ठीक है, इस सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। ये फर्स्ट सेल है ऑफ अ न्यूबॉर्न, फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यूबॉर्न। अब ये जो सेल है ये डाइप्लॉइड सेल होगा, डाइप्लॉइड सेल होगा, और यहां से डाइप्लॉइड सेल होगा, यहां से जो प्रोसेस आगे होगी वो मियोसिस नहीं होगी, यहां पर होगी माइटोसिस एंड ग्रोथ विल टेक प्लेस, ठीक है, याद रहा। स्पर्म ओवम हमारे कैसे सेल्स हैं? स्पर्म एंड ओवम आर आवर हैप्लॉइड सेल्स। ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे, वहां पर जाइगोट बनेगा। ये पहला सेल है, जाइगोट एक पहला सेल है जिससे एक न्यूबॉर्न, एक जीव जो है वो पूरा अपने आप में डेवलप होगा इस एक सेल से। और ये सेल कैसा है? डाइप्लॉइड सेल है। अब यहां से जो होगी वो ग्रोथ का प्रोसेस शुरू होगा, और उस ग्रोथ के प्रोसेस में जो प्रक्रिया है वो माइटोसिस की प्रक्रिया होगी, ना कि मियोसिस की प्रक्रिया। याद रखेंगे, स्पर्म और ओवम जिस प्रोसेस से बन रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है मियोसिस। जाइगोट आगे जो डिवाइड होगा उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। ये मियोसिस के प्रोसेस से बन रहे हैं, ये माइटोसिस के प्रोसेस से बनेगा। दैट मेक्स इट वेरी क्लियर। होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग अहेड, हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, नाउ लेट्स स्टडी बेसिक्स अबाउट फर्टिलाइजेशन। Fertilization. Okay, fertilization. Fertilization is basically the process of fusion of two gametes. Process of fusion of male and female गैमीट्स। मेल और फीमेल गैमीट्स के जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन, याद रखेंगे। अब इसमें आगे देखते हैं कैसे ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है होता है, ठीक है। यहां पर हम बात करें मेल गैमीट दैट इज स्पर्म, और यहां पर है फीमेल गैमीट दैट इज ओवम और एग। Okay, sperm has one tail, ये sperm की tail होती है, this is the tail, okay, और यहाँ पर होता है एक्रोसोम। ये जो कैप होती है, this cap is known as एक्रोसोम। This cap is known as acrosome. इस कैप को बोलते हैं एक्रोसोम। इसी एक्रोसोम के अंदर होता है, इनसाइड दिस एक्रोसोम इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल। स्पर्म भी एक सेल है। जो हमने सेल की ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेलीज होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडीज होंगी, बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी एक सेल के अंदर होंगी। तो यहाँ पर ये जो सेल है, इस सेल का नाम है स्पर्म। इस सेल की एक टेल होती है, आगे एक हिस्सा होता है, इस आगे वाले हिस्से को बोलते हैं एक्रोसोम। और ये जो आगे वाला फेस है, इसमें होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? इट कंटेन्स न्यूक्लियस। ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हेड,
What do we call it? We call it head. This is head. और इसी हेड में एक्रोसोम होता है और न्यूक्लियस होता है, याद रखेंगे। और बाकी जो भी अदर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सभी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। अब हम ओवम की बात करते हैं। नाउ लेट्स कंसिडर ओवम। ओवम है, ओवम आपका सेल है, इस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस होगा, ओके, न्यूक्लियस होगा। यहां पर आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और बाकी जो भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, ओके, और बाकी की जो भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब होंगी। तो देयर इज वन स्पर्म एंड देयर इज न्यूक्लियस, दैट एग और ओवम, ठीक है। अब यहां से प्रोसेस शुरू होता है, यहां से द स्पर्म विल कम, और ये जो प्रोसेस हो रही है ये फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है? फीमेल बॉडी के अंदर, इनसाइड फैलोपियन ट्यूब। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ट्यूब होता है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। वहां पे एग आता है और बाहर से स्पर्म आता है और ये आपस में फ्यूज करते हैं। अब किस तरह से फ्यूज करते हैं, लेट्स सी हाउ डू दे फ्यूज। दिस इज एग, ये एग का क्या है, न्यूक्लियस है। दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ द एग, एंड यहां से स्पर्म है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म। या इन्हें नाम दे देते हैं, लेट्स नेम देम, इनको नाम देते हैं न्यूक्लियस मेल, न्यूक्लियस फीमेल, ओके। वी हैव गिवन द टर्मिनोलॉजीज। अब यहां पर ये धीरे धीरे इसमें आएगा एंड फ्यूजन विल टेक प्लेस। क्या होगा यहां पर? फ्यूजन होगा। अब ये फ्यूजन होगा, अब ये फ्यूजन कैसे होता है? ये सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ फीमेल, और यहां से आया स्पर्म, ठीक है, दिस इज द टेल, और ये है न्यूक्लियस ऑफ मेल, न्यूक्लियस मेल। हमने पढ़ा था सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये सेल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो हर चीज को अंदर नहीं आने देती। अब यहां पर जो रिएक्शन होगी, जब ये स्पर्म और ये एग आपस में फ्यूज होते हैं, तब इस रिएक्शन को बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन, इसको बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। अब इस एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये याद रखेंगे। सेल मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, एंड द रिएक्शन इज एक्रोसोमल रिएक्शन। इस एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, ये यहां पर न्यूक्लियस ऑफ फीमेल, ठीक है, यहां से ये रिएक्शन होगी, स्पर्म का जो पार्ट है, ये एक्रोसोम यहां से ब्रेक होगा, और ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ मेल, ये इसके अंदर एंटर करेगा, और बाकी का जो पार्ट है वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। आपको समझ में आया? सिर्फ न्यूक्लियस, ओनली द न्यूक्लियस, ओनली द मेल गैमीट, दैट इज स्पर्म, इसका जो न्यूक्लियस है विल एंटर
inside the ovum of female। सिर्फ क्या जा रहा है अंदर? सिर्फ न्यूक्लियस जा रहा है। ओनली द न्यूक्लियस इज एंटरिंग इनसाइड द एग। सिर्फ न्यूक्लियस जा रहा है, बाकी चीजें नहीं जा रही हैं। तो अल्टीमेटली रिएक्शन कैसी होगी? अगर हम रिएक्शन को यहां देखें तो रिएक्शन जो एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, उसके बाद यहां पर ये आपका न्यूक्लियस फीमेल और यहां पर ये है आपका न्यूक्लियस मेल। बहुत सिंपल सी चीज है। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस अंदर आया और फीमेल का न्यूक्लियस तो ऑलरेडी अंदर है। एग किसका है? फीमेल का। बाकी के ऑर्गेनेलीज, क्या मेल के बाकी ऑर्गेनेलीज अंदर आए? नहीं आए। यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ फीमेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ फीमेल। यहां पर गोल्जी बॉडीज हैं, तो ये गोल्जी बॉडीज किसकी हैं? फीमेल। गोल्जी बॉडीज आर ऑफ फीमेल। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं यहां पर, सेल ऑर्गेनेलीज किसके हैं? फीमेल के। तो याद रखेंगे, मेल से क्या आ रहा है? सिर्फ न्यूक्लियस। ओनली न्यूक्लियस ऑफ मेल gamete is entering in the fertilized cell, जिसे हम बोल रहे हैं जाइगोट। सिर्फ मेल का क्या आ रहा है? सिर्फ न्यूक्लियस आ रहा है। बाकी ऑर्गेनेलीज किसकी हैं? फीमेल की हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसकी ऑर्गेनेलीज हैं? फीमेल की ऑर्गेनेलीज हैं। यहां पर इन चीज को याद रखेंगे। ओके, नाउ वन मोर फैक्ट, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब यहां से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जो हमारा जाइगोट बनेगा, the zygote that will be formed, ये दो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस ऑफ फीमेल एंड न्यूक्लियस ऑफ मेल, और बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो फीमेल्स की हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ये चीज हो रही है, तब हम इसे बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इन वीवो फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस में क्या होता है, हमें ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड कराना पड़ता है, आउटसाइड द बॉडी। इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वी कॉल इट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? IVF बोलते हैं। ये स्पेशल केस में होता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज जिसे आप बोलते हैं सरल भाषा में। आउटसाइड द बॉडी, जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, जो हमने फर्टिलाइजेशन देखा अभी, स्पर्म और एग का जो फ्यूजन हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन अगर इनसाइड द बॉडी हो रहा है तो वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसे हम बोलते हैं IVF। होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। होप आई अंडरस्टैंड, आई एम अश्यूमिंग दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी प्रोसेस को और देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि जो जाइगोट बना है, जो फर्टिलाइज सेल है, उसमें न्यूक्लियस तो मदर फादर, मेल फीमेल दोनों का है, लेकिन सेल ऑर्गेनेलीज किसकी हैं? सिर्फ फीमेल्स की हैं। सो अब क्या होगा?
ये है फर्टिलाइज्ड सेल, ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड सेल है, न्यूक्लियस ऑफ फीमेल एंड न्यूक्लियस ऑफ मेल, इसको बोलते हैं प्रोन्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस। प्रोन्यूक्लियस, वी कॉल इट प्रोन्यूक्लियस। अब ये जो है, यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका है? मदर का है। इन केस किसी भी कारणों से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है। कैसा है? डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है। अब यहां पर ये जो जाइगोट है, यही धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट होगा, पूरी बॉडी बनेगी बेबी की, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, सिर बनेगा, सारी चीजें बनेंगी, तो इसी सेल से बनेंगी। अब जब ये सेल डिवाइड होगा, यही माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, मतलब डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस, ये किससे आते हैं? दे कम फ्रॉम मदर, दे कम फ्रॉम मदर, दे डू नॉट कम फ्रॉम फादर। मदर से आते हैं, फादर से नहीं आते हैं। अब यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज are transmitted to the baby, are transmitted to the offspring through the mother only and not the father। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? Yes, this statement is true. Mitochondrial diseases are passed from the parent to the baby only by mother, not by father। क्योंकि जो भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल में, वो ऑर्गेनेलीज किसकी हैं? मदर की हैं। फादर का क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस है। यहां पर ओनली न्यूक्लियस इज देयर। होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, यहां पर सिर्फ न्यूक्लियस फादर का है, बाकी के ऑर्गेनेलीज फादर की नहीं है। यहां पर याद रखेंगे, मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस का एग्जांपल ले डिजीज। ले डिजीज एक तरह का माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का एग्जाम्पल है। ले डिजीज इज अ सॉर्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एग्जाम्पल। होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हैं, इनको हटाने के, इनको क्योर करने के कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ये प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। व्हाट आर द प्रोसेसेस, कि किससे हम ये डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। बेसिक रिप्रोडक्शन पेज ज़्यादा तेज़ नहीं थी, ताकि आप लोग इस चीज़ को इजीली डाइजेस्ट कर सकें। एक बार में लेक्चर ना समझ में आए, दूसरी बार देखिए, 1.5x पे देखिए, 2.2x पे देखिए, मगर जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आई एम अस्यूमिंग। इन केस कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम टू राइट इट। Till then, keep learning, keep shining. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.